तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो पे नए लोग आ रहे हैं और इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा है, वो मेरे चैनल पे जाओ और मैंने पहले से ही इसके 105 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, पहले उनको जा कर के देखो, वरना तुम लोगों को ये वाली स्टोरी समझ में नहीं आएगी। उस वाली वीडियो में शुरुआत में भले ही तुम लोगों को ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगे, लेकिन थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाती है, तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लेना। तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं इस वाली वीडियो पे, सबसे पहले उस प्रीवियस वाली वीडियो को देख कर के आओ, फिर इसको देखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था गेन उन स्पिरिट रेस के किंग के पैलेस में आ चुका था और उन मोटू पतलू किंग को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था जो कि डंजन में हुई थी। फिर ये लोग सिचुएशन को सुनने के बाद आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए थे और इनको देख करके ज्ञान अपना पीछे से खिसकने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर कि प्रिंसेस जाती है और ज्ञान का हाथ पकड़ लेती है जा करके और बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ज्ञान को दिखाया जाता है जिसकी कि भाई फट रखी होती है, क्योंकि उसका जो स्पिरिट रेस होने का डिस्गाइज है वो धीरे धीरे करके हट रहा है और उसी दुखती रख के ऊपर ये प्रिंसेस हाथ रख रही है। अब हम ज्ञान से हट के प्रिंसेस पे आते हैं, जहाँ पर कि वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो मेरे फादर और मेरे अंकल की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा ही रेकलेस हैं। ये मेरा सी स्पिरिट स्टोन है, इसको अपने पास रख लो। मेरे पास ऐसा कोई अधिकार या फिर कानून नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे एक पावरफुल इंसान को मैं यहाँ पे रोक सकूँ, लेकिन जब तक कि तुम्हारे पास ये जेड स्टोन रहेगा, तुम स्पिरिट रेस की रूल की हुई टेरिटरी में कहीं पर भी फ्रीली जा सकते हो। और अगर किसी दिन तुम्हें सी स्पिरिट आर्मी को ज्वाइन करना है तो फिर तुम्हें बस ये टोकन दिखाने की ज़रूरत है और तुम अपने आप ही ज्वाइन हो जाओगे। और भाई प्रिंसेस ये बोलते बोलते देख रहे हो किस तरीके से शर्मा रही है, इसीलिए मैंने बोला था नई हीरोइन की एंट्री होएगी, तो लो भाई हो गई एंट्री। लेकिन भाई अपना ज्ञान तो ठहरा गधा, वो एकदम इज्जत से बोलता है ओके मुझे समझ में आ गया, और फिर बाय बोल के तेजी में वहाँ से भाग लेता है। अब जब ज्ञान उस पैलेस से बाहर आ जाता है तो एक जगह बैठ करके एकदम शांति से सांस लेता है और वो सोचता है मैं तो बच गया, ये तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज था। अगर वो लोग मुझे इस स्टेट में देख लेते तो फिर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती। अब भाई इसी के साथ ज्ञान के ऊपर जो भी डिस्गाइज था स्पिरिट रेस का वो हट जाता है। अब ज्ञान सोचता है अब जब मैंने सारी चीज़ें जो कि मुझे बतानी थी स्पिरिट रेस को वो मैंने बता दी है और मेरे पास स्पिरिट समनिंग ग्रास है, तो मेरे पास यहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं है सिवाय एक काम के, मुझे अपने फादर इन लॉ के ग्रेव के ऊपर रिस्पेक्ट पे करने के बाद जल्दी से जल्दी वापस चले जाना चाहिए। अब भाई ज्ञान के सोचने के बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है, घर के अंदर एक प्याले को दिखाया जाता है और प्याले के सामने बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड को कंधे पे लेकर के बैठ रखा होता है, जहाँ पर कि बुढ़ा बोलता है इस लास्ट ड्रिंक को फिनिश करने के बाद मुझे फाइनल बैटल को फेस करना है। अब फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के लैंड स्पिरिट किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक सबॉर्डिनेट के सामने बैठ रखा होता है, जहाँ पर कि वो अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर चिल्ला रहा होता है हमारे एस रैंक की एडवेंचर टीम वाइप आउट हो गई बिना किसी न्यूज़ के छोड़े। सबॉर्डिनेट बोलता है यस माय किंग, ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली सीरियस है इस बार, इसका जो एस्टिमेटेड डेंजर है वो 15 साल पहले हुए वॉर से भी ज़्यादा है। क्या हमें इस बात को ईस्ट सी स्पिरिट किंग के साथ भी डिस्कस नहीं कर लेना चाहिए। और भाई ये बोलने वाला होता है लैंड स्पिरिट आर्मी चीफ स्टाफ सियानगो। ये मोटू अपने सबॉर्डिनेट की बातों को सुनने के बाद उसको ही चुप करवा देता है और बोलता है ये जो इंसिडेंट डीवन केव में हुआ वो हमारी टेरिटरी में हुआ, तो इसको हमें खुद से ही सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद ये ऑर्डर देता है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क फोर्स को डिस्पैच करो और पता लगाओ कि वो डीमन केव में आखिर हुआ क्या था। तभी पीछे से इस मोटे का बेटा आता है और बोलता है फादर किंग मुझे भी जाना है। आजिन जो कि था वो उसी एडवेंचर टीम में था जो पहले गई थी, मुझे भी उसको फाइंड करना है। अब भाई इस बंदे की ये बोलने के बाद इसके स्टेटस के बारे में बताया जाता है, जो कि लैंड स्पिरिट का प्रिंस होता है जिसका कि नाम होता है सियान सांग और जो कि लेवल 5 पे होता है। मोटू बोलता है तुम क्या नॉनसेंस बके जा रहे हो, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। 10 एडवेंचरर टीम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और आजिन भी एक एस रैंक का एडवेंचरर था, जब वो कोई न्यूज़ सेंड नहीं कर पाए तो फिर तुम क्या कर लोगे, तुम मेरे बेटे हो और इस स्पिरिट रेस के फ्यूचर किंग हो।
तुम अभी ऐसे पोजीशन में नहीं हो जो कि तुम इतने बारे रिस्क ले सकते हो। सियांग बोलता है तब तो मेरे पास और भी बड़ा रीज़न आ गया जिसकी वजह से मैं जाऊं और पता लगाऊं कि आखिर वहां पे हुआ क्या है। इस स्पिरिट रेस के थ्रोन की अगला उत्तराधिकारी होने की वजह से और आजिन के ब्रदर होने की वजह से जो कि बचपन से ही उसके साथ बड़ा हुआ है, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न या फिर अधिकार ही नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। अब भाई इसी सीन के साथ हमें दिखाया जाता है इनको एक डंजन के सामने, जिसके पीछे इसका अंकल खड़ा रहता है जो कि बोलता है ये पहली बार है जो कि पूरी तरीके से एक प्योर ब्लैक डीमन केव एंट्रेंस यहाँ पर अपेयर हुआ है। और जो लास्ट मैसेज हमें रिसीव हुआ सारे एडवेंचरर टीम से, वो यहीं से ट्रांसमिट हुआ था। सियांग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर चलते हैं। इसके बाद भाई ये लोग केव के अंदर एंट्री मार लेते हैं और जैसे ही ये लोग केव के अंदर एंट्री मारते हैं, वो जो दरवाज़ा होता है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से सील हो जाता है। और ये देख करके उसी टीम का एक बंदा बोलता है ये जो एंट्रेंस थी वो पूरी तरीके से वैनिश हो गई जैसे ही हम अंदर आए। ये डीमन केव सच में एबनॉर्मल है। अब ये लोग जब थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें दिखाई जाती है और ये देख करके अंकल बोलता है ऐसा देख करके लगता है यहाँ पे बहुत घमासान बैटल हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस भरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉर्प्सेस ही क्यों हैं? हमारे स्पिरिट रेस के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए? और ऐसा देख करके लगता है यहाँ पे मॉन्स्टर्स के भी कोई ट्रेसेस नहीं हैं। अब भाई जब ये बंदा बोले जा रहा है, इसी के पीछे हमें कुछ ज़ॉम्बी जैसे चेहरे को दिखाया जाता है। अब जब उस ज़ॉम्बी को लगता है किसी का भी ध्यान इस पे नहीं है तो फिर ये सीधा जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अंकल इसको देख लेता है और एक ही स्लैश में इसका गर्दन उड़ा देता है। लेकिन भाई वो ज़ॉम्बी रामदेव बाबा की बूटी पी के आया था। वो अपना गर्दन कटने के बावजूद अपना हाथ लेता है और उस अंकल के गले में घुसा देता है। अब ये अंकल जल्दी से रिएक्ट करता है और उस ज़ॉम्बी के हाथों को अपने गले पर से जल्दी से हटा करके उस ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है। इसके बाद जब एक बंदे की नज़र उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पड़ती है तो उस ज़ॉम्बी को देख करके वो बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई वो जितनी भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सारे स्पिरिट रेस के एडवेंचरर टीम ही थे जो कि पहले गए हुए थे। इनको ऐसे देख करके वो बंदा बोलता है ये लोग आखिर ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कैसे? इस बंदे के ऐसा बोलते ही वो अंकल इसका हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है मैं अपना कंट्रोल खोने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को भी थोड़ा सा भी जख्म लग गया इन लोगों से तो फिर तुम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। और भाई जब ये बंदा बोल रहा होता है तब इसके ऊपर भी उस ज़ॉम्बी का असर हो रहा होता है और ये भी एकदम ही ज़ॉम्बी की तरह बन रहा होता है। तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। लेकिन भाई जब तक कि ये बोल रहा होता है उतने में वो सारी ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। अब ये बंदा उस प्रिंस को बोलता है मैं तुम्हें अपना लास्ट शील्ड दे रहा हूँ, मैं खुद को कभी भी इन ज़ॉम्बीज़ के रूप में ट्रांसफॉर्म होने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद बंदा अपना तलवार खुद ही उठाता है और अपने ही गले में स्टैब करके खुद को मार लेता है। अब भाई उस अंकल के मर जाने के बाद ये सियांग की फट जाती है इन सारे मॉन्स्टर्स को देख करके। इसके बाद हमें आजिन को दिखाया जाता है जो कि कॉप्स बन के इसी की तरफ आ रहा होता है। आजिन को देख करके सेंग बोलता है तुम ऐसे कैसे बन गए मेरे भाई? लेकिन आजिन भाई बिल्कुल भी सुनने के मूड में ही नहीं था, वो सीधा इसको काटने को ही बढ़ जाता है। लेकिन बीच में एक हाथ आता है और इसको कॉलर से खींच करके आजिन का अटैक से बचा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है ये और किसी का नहीं बुढ़े का ही हाथ होता है जो कि एकदम ही बेड़ास तरीके से वहाँ पे एंट्री मारता है। बुढ़ऊ को देख करके सेंग भी एकदम ही हैरान हो जाता है। फिर बुढ़ऊ बोलते हैं तुम्हारी जो करंट परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी स्पिरिट रेस को लीड करने के लिए फिट ही नहीं बैठता है। सेंग इस पे पूछता है आप कौन हो बुढ़ऊ जी? लेकिन बुढ़ऊ भाई अलग ही दुनिया के ज्ञान पेलते हैं, अपनी स्पिरिट्स को जगाओ इससे पहले कि तुम सभी आपस में ही एनिमी बन जाओ। और यहाँ पे जितने भी हाई रैंकिंग पोजीशन वाले हैं उनके अंदर इतना तो करेज होगा कि वो लोग जल्दी से डिसीजन ले सके। ये जो पावर है वो क्लियरली दिख रही है कि ये स्पिरिट रेस से बिलोंग नहीं करती है। ये बिल्कुल इस तरीके का है जैसे कि कोई डार्क मैजिक होता है। अगर हम जल्दी से जल्दी इसके सोर्स को नहीं ढूंढ पाए तो फिर स्पिरिट रेस को 15 साल पहले हुए डिस्ट्रक्शन का दोबारा से सफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद में बुढ़ऊ से सीन हटा करके इमॉर्टल डीमन पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गैन आ रखा होता है और वो एक ताबूत को देख करके बोलता है यही होगा स्पिरिट रेस की सबसे ऊंची जगह है। नाना ये देखो ये है हमारे फादर की ग्रेव। लेकिन तभी गैन कुछ देख करके हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बुढ़े का शकल जिसके कि फ़ोटो के नीचे लिखा होता है डिफेंडर ऑफ नेशन।
फॉलन हीरो। अब गेन ये देख करके सोचता है अबे यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं इस बंदे को तो कुछ दिनों पहले ही मिला था। गेन इस तरफ अपने में ही बिजी होता है, तभी पीछे से एक व्हील चेयर पे एक बुढ़िया आती है और वो बोलती है तुम कौन हो। अब डेकेड्स होने को जा रहे हैं जब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। गेन ये सुनने के बाद पीछे पलटता है और बुढ़िया से पूछता है मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये ग्रेव का ऑनर कौन है, क्या आप उनको जानते हैं। बुढ़िया बोलती है ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो कि उसके लिए अभी भी चिंता करता है, मेरे को लगा इस दुनिया में कोई भी ऐसा है ही नहीं जो कि उसको अभी तक याद रखा हो। गेन बोलता है आपके कहने का मतलब है हाउलिंग अभी भी अलाइव है। अब गेन की ये बात बोलने के बाद हाउलिंगा हमें बताती है मेरी मदर एक ह्यूमन प्रिंसेस थी जिसके पास की रॉयल ब्लड था और मेरे फादर स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल थे स्पिरिट रेस के। 20 साल पहले ह्यूमन और स्पिरिट्स की लड़ाई हुई थी और उसके बाद ही वो लोग मिले और आपस में एक दूसरे को जाना और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और फिर उसके बाद मेरी मदर ने अपनी प्रिंसेस की स्टेटस को गिव अप कर दिया और इमॉर्टल डीमन रियलम के अंदर चली गई, जो कि एक ऐसी जगह थी जिसके अंदर ह्यूमंस आ नहीं सकते थे। मेरे फादर ने भी अपने जनरल के पोजीशन को गिव अप कर दिया और मेरी मदर के साथ उसी माउंटेन के टॉप पे रहने लगे, उन सभी चीज़ों से दूर। मेरे पास मेरे फादर की बस कुछ छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं। हम लोग इमॉर्टल डीमन रियलम की सबसे हाईएस्ट पीक पे रहा करते थे और उनको मुझे अपने कंधों पे बिठा करके इमॉर्टल डीमन रियलम के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखना बहुत ज़्यादा ही पसंद था और वही मेरी हैप्पीएस्ट मेमोरी है जो कि मुझे याद है। लेकिन चीज़ें हमेशा भाई वैसी तो नहीं चलती जैसे कि चलनी चाहिए। तभी एक बंदा आता है और चिल्लाते हुए बोलता है जनरल हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और भाई ये बात वही 15 साल वाली डिस्ट्रक्शन की हो रही होती है जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई वड़ाई कुछ हुई होगी। अब हम दोबारा से हावलिंगा पे आते हैं जहाँ पे वो भी बोलती है सडनली एक वॉर छिड़ गई चारों तरफ, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है एक बंदा आ करके इसी बुढ़े को बताता है ईविल एम्परर की आर्मी जो कि है वो इमॉर्टल डीमन रियलम में इन्वेड कर चुके हैं और वो स्पिरिट रेस को बुरी तरीके से टॉर्चर किए जा रहे हैं। प्लीज़ अपने रिटायरमेंट से बाहर आइए, आप ही सिर्फ एक ऐसे लौते पर्सन हैं जो कि स्पिरिट रेस को बचा सकते हैं। बुढ़ा भाई ये सुनने के बाद बोलता है मेरे लिए यहीं पे ही घर पे इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और भाई राइटर मेरे को एक बात बता, ये पुराने समय पे भी जब ये जवान था तब भी ये मेरे को बुढ़ा ही क्यों लग रहा है, इसका बाल अभी तक सफ़ेद क्यों है। साला राइटर इसकी बीवी को इतना खूबसूरत बनाता है और इसको एकदम बुढ़ा बनाता है, मेरे को इससे जलन होती है बे। नाउ बैक टू द स्टोरी। हावलिंगा बोलती है ईविल रेस से फाइट करने के लिए मेरे फादर दोबारा से बैटलफील्ड पर रिटर्न कर गए और भाई ये बुढ़ा जाते समय भी सन ग्लासेस लगा के जा रहा है और भाई इसके वेपन से ज़्यादा मजबूत इसका सन ग्लासेस है। देख रहे हो यही सन ग्लासेस ये अभी तक पहन के रखा है। चलो छोड़ो भाई, इस मांगा पैनल पे ध्यान नहीं देते हैं वरना मैं राइटर को ऑल गालियाँ बकूँगा। अब हावलिंगा बोलती है उस समय पे जब मेरे फादर घर से बाहर थे तब मेरी मदर को एक लेटर रिसीव हुआ उनके होमलैंड से जो कि बिल्कुल ही अर्जेंट था। एक बड़ी वॉर ह्यूमन रियलम में भी छिड़ गई थी और उनके जो एक लौते भाई थे वो भी फ्रंट लाइन पे मारे गए, तो इसीलिए एक सोलो हेयर होने की वजह से उनको अपने रॉयल फैमिली में वापस जाना पड़ा जिससे कि वो ऑर्डर को मेंटेन कर सके। भले ही उन्होंने अपने सारे फैमिली से टाइज कट कर लिए थे प्यार के लिए, लेकिन वो अपने हार्ट से उनको अबेंडन तो नहीं कर पाई थी। महीने बीत गए लेकिन मेरे फादर की कोई भी न्यूज़ नहीं आई जब से वो वॉर पे चले गए थे, तो इसीलिए मेरी मदर बस एक लेटर ही पीछे छोड़ सकती थी और वो वापस चली गई, जिस लेटर में भाई साहब यही लिखा था कि वॉर से एकदम सेफली प्यार तरीके से आ जाना और मेरे लिए इंतज़ार करना। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उनका ये जो फेयरवेल था वो उनका लास्ट फेयरवेल होगा। ह्यूमन रियलम में रिटर्न करने के 2 साल बाद मेरी मदर को एक न्यूज़ रिसीव हुआ कि स्पिरिट रेस ने डिफेंड कर लिया है इमॉर्टल डीमन रियलम को और पूरी आर्मी जो भी फ्रंट लाइन पे तैनात थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है, इंक्लूडिंग उनके हस्बैंड जनरल हो लिंग। और फिर इस न्यूज़ के 2 साल बाद में मेरी मदर की हेल्थ एकदम ही बेकार हो चुकी थी और इवेंचुअली वो पास डाउन हो गए जब मैं 7 ईयर की थी। तो जब तक कि वो मर नहीं गई तब तक वो मेरे फादर की ग्रेव जो कि इमॉर्टल डीमन रियलम में है उसको कभी भी विज़िट नहीं कर पाई।
अब भाई इसी के साथ हावलिंगा अपनी कहानी यहीं पर ही ख़त्म करती है। अब गेन सोचता है इसका मतलब ये है तुम्हारे फादर अभी भी ज़िंदा है, लेकिन शायद से ऐसा हो सकता है कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी याद ना हो। बुढ़िया बोलती है 13 साल पहले मैंने उसको ढूंढा था जब मैं सी के पास में कचरा बीन रही थी। तो मुझे नहीं पता कि वो कितने लंबे समय तक समुद्र में तैरते तैरते सी के किनारे पहुंचा, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो उसके पास बस स्किन और बोन्स के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास ज़रूर से ही एक इनक्रेडिबल विल पावर होगी जिससे कि वो ज़िंदा रह पाया इतने लंबे समय तक। और जब उसको होश आया तो वो लगभग सारी की सारी चीज़ें भूल ही चुका था, लेकिन बस एक ही चीज़ बार बार रिपीट किया जा रहा था, मुझे घर वापस जाना होगा, मेरे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना होगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस पे। और फिर जब मैं उसको वहाँ पर ले गई तो फिर उसने देखा एक ग्रेव स्टोन जो कि एक ओल्ड आर्मी कॉमरेड ने, जो कि इसी का था, इसके लिए बना रखा था। वहाँ से हमें उसके नाम के बारे में पता चला जो कि था हो लिंग। अब गेन जब उस बुढ़िया की बातों को सुनता है तो अपने मन में सोचता है ऐसा हो सकता है एमेंसिया उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ था। और भाई ये एमेंसिया भूलने की बीमारी को कहते हैं, अगर तुम लोगों को पता ना हो तो बता दूँ। लेकिन तभी गेन किसी चीज़ को नोटिस करता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बुक को जिसके अंदर की लेटर्स पड़े हुए होते हैं। इसके बाद जब गेन उस लेटर को खोल के देखता है तो उसमें नाना के मदर का ही लेटर होता है और उसके साथ में बुढ़ऊ का एक रिप्लाई लेटर भी होता है जिसमें कि लिखा होता है अगर मैं एक बार ये लास्ट चीज़ कर लूँगा तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा ना। इसके बाद भाई गेन जब गौर करता है तो लास्ट थिंग, इससे कुछ मतलब इसको समझ में नहीं आता। अब जब गेन खुद से कुछ नहीं सोच पाता है तो उस बुढ़िया से बोलता है मैम क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि वो इस रूम को इतना ज़्यादा पहले क्लीन करके रखे हों। बुढ़िया बोलती है क्लीन, अबे वो एक बुढ़ा आदमी है, उसको क्लीनिंग से क्या लेना देना। गेन इस पे पूछता है तो फिर क्या आप इस हाउस को क्लीन करने में उनकी हेल्प क्या करते थे। बुढ़िया बोलती है नहीं तो, लेकिन अब जब तुमने ये मेंशन कर ही दिया है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है, उस बुढ़े ने अपने हाउस को पहली बार तो ऐसा क्लीन किया है। गेन बोलता है क्या वो कुछ दिनों से आपसे कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। बुढ़िया बोलती है हाँ बिल्कुल, वो कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही बतियाने लगा है, मैंने इसको इतना ज़्यादा बात करते हुए पहले कभी तो नहीं देखा। गेन ये सुनते ही हैरान हो जाता है और फिर वहाँ से निकलते हुए बोलता है सॉरी मैम मुझे यहाँ से कहीं पर जाना है। जाते हुए गेन सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, जब मैं उनके साथ दारू पी रहा था तब उन्होंने मुझे स्पिरिट रेस को प्रोटेक्ट करने को बोला था और इवन उन्होंने जाते समय इस पूरे हाउस को एकदम स्पॉटलेसली क्लीन किया है, ये बहुत ज़्यादा ही अनयूजुअल है। इसके बाद फिर गेन जैसे ही रूम से बाहर आता है वो सीधा जीटा को समन कर लेता है। इसके बाद जीटा पे सवार होते हुए अपने मन में सोचता है उन्होंने ज़रूर से ही अपने डेथ की ही फोरसाइट देख ली होगी। गेन के ये सोचने के साथ ही हमें बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पे जितने भी स्पिरिट रेस के मेंबर्स के ज़ॉम्बी होते हैं उन सभी को काट पीट दिया होता है। ये देख करके सियांग एकदम ही हैरान हो रखा होता है और अपने मन में सोचता है इस बुढ़े ने इन सारे मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज़ को अकेले ही संभाल लिया, लेकिन इसके बाद इनके सामने और भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं और इसी के साथ सेंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है। अब उस गेट को देख करके सेंग बोलता है एंट्रेंस ओपन हो गया, सीनियर पहले यहाँ से बाहर चलते हैं। बुढ़ाऊ बोलते हैं तू पहले चला जा और सभी को बता दे एक ऑल आउट वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाए। सेंग बोलता है लेकिन आपके बारे में क्या, आप जैसे एक पावरफुल वॉरियर उनके बारे में मैंने पहले कभी सुना क्यों नहीं। बुढ़ाऊ बोलते हैं ये डार्क मॉन्स्टर्स एंडलेसली यहाँ पे आते ही रहेंगे, मुझे अंदर जा करके उसके सोर्स को फाइंड करना होगा और उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर बात रही मैं कौन हूँ, मेरे बारे में मैं खुद भी भूल चुका हूँ, तो फिर मैं तुम्हें क्या ही बताऊँगा। इसके बाद हमें गेन को दिखाया जाता है जो कि जीटा पे सवार हो रखा होता है और जीटा को बोलता है जीटा मेरी हेल्प करो और उनकी ऑरा को सेंस करके मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है, हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उनको ढूंढना पड़ेगा। अबे बुढ़े आदमी क्या तू सच में पूरी तरीके से भूल चुका है, तेरे पास एक डॉटर भी है जो कि तुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में डिज़ास्टर को स्टॉप करने में फेल हो गया था, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिग्रेट्स नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गेन सोचता है ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज बात है, फ्यूचर में 6 साल बाद भी स्पिरिट रेस सर्वाइव करती है एंड तक।
गया और दूसरी रेसेस इस इमॉर्टल डीमन रियलम में अपने पैर तक नहीं रख पाई जब तक कि मैं मर नहीं गया था। क्या ऐसा हो सकता है स्पिरिट रेस कोई और ही अननोन सा वॉर लड़ रही थी इस समय पे, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ खास लोग थे जिनको कि पूरी तरीके से बचा लिया गया था। अब अगेन कि ये सोचने के बाद हमें बुढ़ऊ का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टाइल में अपने कटाना को निकालते हैं और वहाँ पे कत्लेआम मचा देते हैं। अब बुढ़ऊ जब इतने सारे लोगों को मार देता है तब फिर भी वहाँ पे इनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें बुढ़ऊ के सामने दिखाया जाता है जिसमें कि एक बहुत बड़ा पिलर जैसा कोई चीज़ होता है और उसी के अंदर से डायमेंशनल गेट के थ्रू ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ या फिर क्रीचर आ रहे होते हैं। और भाई ये जो गेट है वो डीमन केव के गेट से बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लगता है ये काम किसी भड़वे का है। अभी मैंने तुम लोगों को भाई जितनी भी बातें बताई वो सारी बातें बुढ़ा अपनी मन में सोच के हमें बता रहा होता है। अब बुढ़ऊ आगे सोचते हैं, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था ये एक गेट को स्पिरिट रेस डीमन केव के अंदर ही ओपन कर देंगे जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेगा। पीछे से इसके बाद सियांग बोलता है एंट्रेंस ओपन हो चुका है। ये सुन के बुढ़ऊ सोचता है ये डीमन गेट रिस्पॉन्स में अपने आप ही ओपन हो गया। इन लोगों ने एक डायमेंशनल गेट का यूज़ किया किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ इस स्पिरिट रेस के डीमन केव में पहुँचने के लिए, लेकिन डीमन केव ही उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इनका फाइनल गोल है इस डीमन केव को पास करके स्पिरिट रेस रियलम में घुसना। तो फिर ऐसा हो सकता है अगर मैं इस पोर्टल में चला गया तो फिर मैं भी उस दुनिया में पहुंच जाऊंगा। मुझे बस इतना करना है, मुझे वहां पर जा करके उनके सोर्स को कट ऑफ कर देना है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे दोबारा आ नहीं पाएंगे। अब भाई बूढ़ा जब इतनी सारी बातों को सोच रहा होता है इसके सामने एक जानवर आ जाता है और जानवर के बगल में ही एक और नया पोर्टल खुल रहा होता है। और भाई उस पोर्टल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज़, मॉन्स्टर्स और जितने भी क्रीचर्स हैं वो भरे पड़े रहते हैं। और भाई उन सभी पोर्टल्स को जादू मंत्र से खोलने वाला ये सस्ता विलन भी होता है। और फिर जब ये बंदा अपनी कातिलाना निगाह से बुढ़े की तरफ देखता है तो बुढ़ा ये देख करके हैरान हो जाता है इस बंदे ने इतने सारे डायमेंशनल गेट खोल रखे हैं और इतने सारे डायमेंशनल गेट का मतलब है स्पिरिट रेस के तो एल लग जाएंगे। अब भाई तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जब इसका अगला चैप्टर आएगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो चलो भाई इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।